नमस्कार दोस्तों, सन 1947 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए सिर्फ 2 ही साल हुए थे और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव बढ़ रहा था। दोनों देश सुपर पावर की तरह उभर कर आए थे वॉर के बाद, लेकिन इन दोनों के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिला। उनके बीच भारी राइवलरी की वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इस समय दोनों देश अपने न्यूक्लियर हथियारों को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के लिए दोनों देश मिसाइल स्किल डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। एक ऐसा मिसाइल जिसको इस्तेमाल किया जा सके न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के लिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, जैसे कि अमेरिका से सोवियत यूनियन पर और सोवियत यूनियन से अमेरिका पर। दोनों देशों को पता था कि अगर किसी देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली तो सबसे पहले इसमें मुकाम हासिल किया जा सकता है और उस देश के पास हथियारों के मामले में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इसी वजह से दोनों देश कंपटीशन में लग गए कि सबसे पहले कौन बनाता है। यही कारण है कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस रेस की शुरुआत हो जाती है। सन 1955 में अमेरिका एक प्लान अनाउंस करता है कि वह एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च। अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन बाद सोवियत यूनियन ने कहा कि वह भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन इस रेस में आगे निकल गया अमेरिका से। सोवियत यूनियन ने इतिहास रच दिया इस दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक महीने के बाद उन्होंने एक और सैटेलाइट भेजे, स्पुट। इस बार सैटेलाइट पहली बार किसी लिविंग क्रिएचर, जो कि एक डॉग था। मार्कोनिक के अपने जनवरी 1958 में सोवियत यूनियन से उन्होंने पहले सैटेलाइट लॉन्च करी, एक्सप्लोरर 1। देशों के बीच में कंपटीशन बहुत ही तगड़ा चल रहा। कारण था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से चेंजेस दिखाई दे रहे थे, तेजी से ये आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई बहुत ही इंस्पायर्ड फील करने लगे स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ते देखकर। स्पुतनिक के लॉन्च के बाद रियलाइज किया कि देश के विकास के लिए स्पेस में डेवलपमेंट करना कितना जरूरी है। सन 1962 तक उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर दिया यह कि इंडिया के पास भी अपना एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए और इस तरह से जन्म होता है इसरो का। शुरुआत में इसरो का नाम इनकोस्पार्ट, मतलब कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रखा जाता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसे सेटअप करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया जाता है। यही कारण है कि आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई को जानते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। शुरुआती दौर पर इनकोस्पार्क के पास बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज थे। यही कारण है कि रॉकेट के पार्ट्स को बुलेट कार्ट्स और साइकिल्स पर लेकर जाते हुए दिखाया गया है कुछ फोटोज में। लेकिन हिम्मत बहुत थी, जज्बा बहुत था, रिसोर्सेज कम था। ऐसे ही इनकोस्पार्क के कंट्रोल के लिए चर्च के बिशप के घर को एक कंट्रोल रूम बनाना, टॉयलेट को रेंट किया गया था सैटेलाइट डाटा फर्स्ट सैटेलाइट के लिए। कम रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज्यादा जुगाड़ शुरुआती दौर पर, लेकिन हमारे स्पेस जर्नी शुरू हो चुकी थी। इनकोस्पार्क की लॉन्च होने के 1 साल बाद इंडिया ने अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च कर दिया है, एक साउंडिंग रॉकेट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें टूल्स होता है जो अर्थ के अलग अलग मेजरमेंट लेने के लिए तैयार रहता है और ये इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी भी करता है और इसे लॉन्च किया गया और इसे सप्लाई किया था नासा ने। सक्सेसफुली लॉन्च के बाद इंडियन साइंटिस्ट को एक हिम्मत मिली, एक्सपीरियंस मिला, सीख मिली। इंडिया ने बनाया अपना का साउंडिंग रॉकेट। इसे नाम दिया गया रोहिणी 75। 20 नवंबर 1967 को इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। इसके कुछ साल बाद 50 अगस्त 1967 इंडिपेंडेंस को स्पार्क को रीनेम किया गया इसरो से। अब कम्युनिटी नहीं थी, खुद की ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और यही एम था कि इन देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम करेगा। एक बार फिर से चेयरमैन बनाया जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इस ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर इसरो के साइंटिस्ट बड़े ही मेहनत और बड़े दिल लगा करके काम करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। और वो घड़ी आ गई 1975 में इंडिया अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करता है और जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। लेकिन देखने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई जिंदा नहीं रहते हैं। 1971 में उनका देहांत हो जाता है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। लेकिन उनके बाद अगले चेयरमैन बनते हैं इसरो के डॉक्टर सतीश धवन, बेहतरीन एक्सट्रीमली टैलेंटेड मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट। सैटेलाइट की लॉन्च की गई सोवियत यूनियन से। इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद ली थी। इंडिया और सोवियत के बीच में अग्रीमेंट हुआ था और उसी बेसिस पर इंडियन सोवियत से मदद ली थी। आने वाले समय में 1980 में यह रिकॉर्ड टूटता है। इंडिया सक्सेसफुल होता है अपना खुद का सैटेलाइट व्हीकल बनाने में। पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 यूज किया जाता है। रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट भेजने में इसरो और कई सैटेलाइट लॉन्च कर पाता है, जैसे ASLV, PSLV, GSLV। सन 1983 में एक बार और हेल्प लेता है नासा से इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इसकी मदद से इंडिया में टेलीविजन ब्रॉडकास्ट
फोरकास्टिंग करी जा सकती थी और वेदर फोरकास्टिंग करी जा सकती थी। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन आपस में कंपटीशन कर रही थी, वहीं पर इंडिया इन दोनों देशों की मदद लेकर के आगे बढ़ रहा था। अप्रैल 1984 में एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। राकेश शर्मा एक फॉर्मर यूनियन पायलट, इंडियन पायलट, सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति, और वो अनबोर्ड करते हैं सोवियत यूनियन रॉकेट सोयूज 11 में 8 दिन तक स्पेस में रहे थे एज अ सोवियत इंटर कॉस्मो प्रोग्राम में। और यहाँ इसरो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। फर्स्ट मिशन चंद्रयान 1 सक्सेसफुल हो जाता है 2008 में। पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत क्या कर सकता है और यह क्या कर रहा है। 2013 में इंडिया ने फर्स्ट मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया। इंडिया पहला देश बन जाता है मार्स की ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर करने वाला, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया की टॉप एजेंसीज में गिना जाने लगा। इंडिया के स्पेस के मामले में सुपर पावर बन जाता है। इंडिया चौथा देश बन जाता है मार्स के ऑर्बिट में जाने वाला। इंडिया ने कर दिखाया सिर्फ और सिर्फ $74 बिलियन में, जो कि बहुत ही कम रकम था। सबके दिमाग में यह बात आती है कि नासा बड़ी है या फिर इसरो, और दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। आइए जानते हैं। नासा बनी थी इसरो के बनने के 4 साल पहले। नासा ने 1000 अनमैन्ड मिशन लॉन्च किए हैं और 245 मिशन लॉन्च किए हैं आउटर स्पेस में। इनमें से सबसे बड़ा था 1969 में पहली बार इंसानों को चांद पर भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रांग पहले आदमी बन गए चांद पर कदम रखने वाले अपोलो 11 के मिशन। इकलौता देश है जिसने इंसान को चांद पर लैंड कराया। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप 600 एक्स प्लैनेट डिस्कवरी करी। अमेरिका केपलर टेलीस्कोप ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ निकाला जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। नासा की मदद से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है स्पेसक्राफ्ट, जिसमें इंसान रह सकता है, काम कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है और एक्सप्लोर कर सकता है। नासा ने मार्स के सरफेस तक भी रोवर्स भेजे हैं। 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर लैंड होता है मार्स के सरफेस पर। जो मार्स पर वाटर है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कंपैरिजन में नासा स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे है। यह बताया कि नासा ने बहुत सारे अपने थियरीज में ये बताया है, एक्सप्लोर किया है टेक्नोलॉजीज के बारे में। वो उसका एम है टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे। नासा को एस्टैब्लिश किया गया था सोवियत यूनियन के रिस्पांस में 1958 में। सोवियत यूनियन ने जब अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी तो उन्हें लगा, अमेरिका को लगा कि हम पीछे कैसे रह सकते, हम भी एक अपना स्पेस बनाते हैं। दोनों के बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन, इंडिया का किसी भी देश के साथ कंपटीशन नहीं था। वो कंपटीशन के लिए काम नहीं कर रहा था। इंडिया अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। इंडिया अपने देश को आगे लेके जाना चाहता था। इंडिया सिर्फ इसीलिए काम कर रहा था। लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे। अपोलो मिशन का शुरुआत इसीलिए किया था कि वह बाकी देशों से आगे निकल जाए। पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे हैं, और इसी कंपटीशन में ही उन्होंने लॉन्च कर दिया। और यही कारण था वो पहले ऐसा देश बन जाते हैं जो इंसानों को मून भेजा है, सक्सेसफुली भेजा है अपने देश के विकास के लिए, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। वहीं इंडिया पर ध्यान दे रहा था, वो अपने देश के विकास के लिए काम कर रहा था। बात करें बजट की तो नासा के पास इसरो के कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा बजट था, और यही कारण था कि ज्यादा बजट के कारण नासा ज्यादा रिसर्चेस कर पा रहा था और इंडिया थोड़ा कम। वहीं बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट नासा का बहुत ज्यादा था, नहीं इंडिया का कम। लेकिन इंडिया भी किसी चीज में कम नहीं था। इंडिया एफिशिएंट था बनाने में, कम बजट में काम करने को भी अमेरिका हाई कॉस्ट में करता था, उसी चीज को इंडिया लो कॉस्ट में करके दिखाता। इसरो टीम मिशन सबसे इम्पोर्टेंट आने वाले समय में होने वाला है और ये लॉन्च करने वाले हैं 2023 तक गगनयान आदित्य L1 चंद्रयान 3। सबसे इम्पोर्टेंट होगा गगनयान मिशन, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान। आज तक इंडिया ने किसी भी इंसान को स्पेस में नहीं भेजा है, लेकिन गगनयान ऐसा एक मिशन होगा जहां इंसान को भेजा जाएगा स्पेस में। इसरो 3 लोगों को स्पेसक्राफ्ट में भेजेगा और स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा 5 से 7। इसकी हाइट 400 किलोमीटर। बजट की बात करें तो बजट होगा 9000 करोड़। ऑलमोस्ट सारा पार्ट इंडिया में ही डेवलप किए जाएंगे इस मिशन की। स्पेस सूट के लिए इंटरनेशनल स्पेस की मदद ली जाएगी ट्रेनिंग के लिए। अगर इंडिया ऐसा कर लेता है तो इंडिया चौथा देश बन जाएगा ऑर्बिट में भेजने वाला। इससे पहले 3 कंट्रीज मुकाम को हासिल कर चुके हैं। अभी तक सिर्फ 3 देशों ने किया है, USA, रशिया और चाइना। अपने अर्थ के ट्रेनिंग पीरियड में 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे स्पेस में बिना ह्यूमंस के। ये सिर्फ टेस्टिंग पीरियड होगा और ये 2023 तक कर दिया जाएगा। 2024 के मिड तक गगनयान को लॉन्च कर दिया जाएगा ह्यूमंस के साथ। ये रही इंडिया की बात। लेकिन यहाँ सोवियत यूनियन और नासा ने भी अपना कोलैबोरेशन आपस में कर लिया था। उन्हें पता था कि कंपटीशन से कुछ नहीं होने वाला है, हम एक साथ होकर के एक दूसरे को यूज कर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और यहीं पे वो हाथ मिलाते हैं और कोलैबोरेशन कर लेते हैं, और ये स्पेस रेस वहीं खत्म हो जाती है। अब ये स्पेस रेस एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, ये सिर्फ देश के डेवलपमेंट के लिए होनी शुरू हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।